हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 6 बजे हैं। अभी युवा श्रोता सुनेंगे उनका पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी। दोस्तों, कुछ सवालों के जवाब सिर्फ वक्त ही देता है और यकीन मानिए वक्त के लिए जवाब अक्सर लाजवाब ही होते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के युवावाणी के सफर में मैं हूँ आपकी दोस्त संगीता परमार। तो कबूल करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं कमल कुमार मैडा की श्री महेंद्र कुमार मीणा से बातचीत। स्टूडियो में है कमल कुमार मैडा। कमल कुमार मैडा जी ने MBA किया है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। तो कमल कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार श्रोताओं। कमल कुमार जी, सबसे पहले ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपने पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से करी? मैं बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है आबापुरा तहसील के नलदा तलापाड़ा गांव से हूँ मैं। और हमारा गांव एजुकेशन के मामले में लो है और उस गांव से मैं आगे तक बढ़ा हूँ। सर, मेरे परिवार में मेरे मम्मी है, पापा है, दादा है और हम 3 भाई हैं। जो आपके 3 भाई आपसे छोटे हैं बड़े हैं? मैं सबसे बड़ा हूँ, 2 भाई मेरे छोटे हैं सर। तो आपने प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन कहाँ से करी? सर, मेरा प्राइमरी एजुकेशन हुआ हमारे गांव में ही। मैं 5वीं तक हमारे गांव में पढ़ा। इसके बाद में मैं 5वीं से 8वीं तक का जो मेरा अध्ययन है वो ये हमारे गांव के पास में स्कूल है, राजकीय माध्यमिक विद्यालय नलदा में हुआ। और 10वीं के बाद जब पढ़ाई आगे आपने करने की सोची तो आपको कैसे प्रेरणा मिली क्योंकि मुझे आगे तक पढ़ना चाहिए? सर, एक्चुअली देखा जाए तो बात ये थी कि मेरे सपने बहुत बड़े बड़े थे। लोगों को जब देखता था मैं तो अरे यार, हम यहाँ तक हैं और ये दूसरे लोग वहाँ तक कैसे पहुँच रहे, मतलब इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ना हम वहाँ तक पहुँच सकें। और इसके लिए मुझे एक ही आइडिया था कि अगर मुझे वहाँ तक पहुँचना है तो मुझे अच्छे से अच्छे पढ़ाई करनी। मुझे वहाँ तक तो सिर्फ पढ़ाई करने का ही मेरा लक्ष्य था कि मैं अच्छा अगर पढ़ूंगा तो आगे तक पहुँचूंगा। सर, आप जब स्कूलिंग कर रहे थे तो गांव में बहुत सी समस्या होती है, जैसे बिजली की समस्या है या पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता, खेती बाड़ी का भी काम करना पड़ता है। तो आप ऐसे में कैसे मैनेज करते थे कि आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? सर, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मेरे पापा का नाम बताऊंगा। मेरे पापा का नाम कांतिलाल मैडा है और आज भी हमारा घर अगर देखा जाए तो हमारे घर पर आज भी छत नहीं, प्लास्टिक का पलिया डाला हुआ है। इसके बाद में हमारे गांव में बिजली आए हुए अभी 6 महीने हुए सर। इसके पहले हमारे गांव में कोई बिजली नहीं थी। हम चिमनी के सहारे पड़े हैं सर। तो आपने चिमनी में पढ़ाई करके और इतना बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। फीस की भी कई बार की बात आती है, तो फीस कैसे मैनेज करते हैं? जैसे पापा गाँव में रहते थे, कमाते थे, 3 बच्चों का परिवार था, तो कैसे मैनेज किया? आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सर, पापा के पास गवर्नमेंट जॉब तो नहीं था और फीस के लिए बहुत बड़े बड़े रुकावटें आती थी। और जिस समय मुझे स्कूलों में फीसों की जरूरत पड़ती थी तो मैं सबसे पहले पापा को आके बोलता था। पापा बोलते थे कि बेटा करेंगे, क्योंकि हर पापा की यही ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा बहुत आगे पढ़े, पर उनको पता है कि मुझे कहाँ से करना था। तो वो कहीं से भी एडजस्ट करके मुझे फीस देते थे और कभी कभी तो मैं बाहर में काम कर लिया करता था। और जब मेरा BA हुआ सर, BA होने के बाद भी मैं इतना, हमारे परिवार के पास पैसा नहीं है और नहीं, तो एक गटर लाइन में हम काम करने के लिए चले गए थे सर। बहुत कठिन परिस्थिति थी उस समय। और साथ में मेरे 2 छोटे भाई, मैं और पापा और माँ, साथ में हम गटर लाइन का काम भी किया है सर। तो आप जैसे अपने गांव से बांसवाड़ा आते थे तो कैसे आते थे? तब क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था? सर, गांव से बांसवाड़ा आते थे तो एक जो कंडक्टर था, कॉलेज करने के लिए मैं आता था, तो उससे मैंने बोला था कि भाई मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन उस समय
टिकट था हमारा 10 रुपए, लेकिन मेरे से वो कंडक्टर, मेरे घर का सारा पोजीशन उसका देखा हुआ था, तो सबसे वो 10 रुपए लेता था, लेकिन मेरे से सिर्फ 5 रुपए लेता था वो। और कभी कभी लेता था, पूछ लेता, भाई पैसे हैं तेरे पास तो दे दे, नहीं तो तेरे को छोड़ देते हैं, यूं मतलब कभी कभी तो पैसे भी नहीं लेता था। गांव में और बच्चे भी पढ़ते हैं, तो और बच्चों के साथ जब स्कूल आप आते होंगे, कॉलेज आप जाते होंगे, तो औरों के साथ कैसे मैनेज करते थे आप अपने आप को? सर एक तो पहली बात तो ये थी कि मैं बच्चों से बात करना और उनसे कुछ नया सीखने की आदत है मेरी, क्योंकि बहुत से बच्चे हम देखते हैं कि अपने एंजॉय के पीछे किसी से लड़ाइयाँ करते हैं, किसी से झगड़े करते हैं, और जिन चीजों की जरूरत नहीं होती वो करते थे। लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं, एक कहते हैं कि एक इंसान में कुछ अच्छाई छिपी हुई रहती है, तो मैं किसी भी इंसान में वो अच्छाई को ढूंढने की कोशिश करता था कि इसके पास अच्छी बात क्या है वो मैं ले लूं और वो मेरे जीवन में उसको मैं इम्प्लीमेंट करूं। सर आपने जब MBA किया तो क्या आपने बचपन में ये सपना देखा था कि मुझे MBA करना है, या और कुछ बनने की सोची थी आपने? सर जब हम छोटे छोटे थे, 2 भाई स्कूल जा रहे थे, तो छोटा वाला भाई है वो अचानक से, हम छोटे छोटे दौड़ के जा रहे थे और रास्ते में खड़ा हो गया, तो आसमान में एक प्लेन जा रहा था सर, हवाई जहाज जा रहा था। तो उसने ऐसे करके बोला कि भैया अपन इस प्लेन में कब बैठेंगे? वाह। तो मैं तो उससे बड़ा था, तो मैंने बोला भैया अपन अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो जरूर अपन प्लेन में बैठेंगे, इसलिए अपन लोगों को पढ़ने की जरूरत है। उस दिन से मतलब ये शायद प्रभु ने मुझे ये अगुवाई किया था उस समय, वो पता नहीं, लेकिन वो मुझे अभी तक याद है। बहुत छोटी उम्र में हमने ये डिसीजन लिया था कि हमें एक हमारा गोल अचीव करना है। अभी आप जैसे पढ़ के MBA आपने किया, तो छोटे भाई क्या कर रहे हैं आपके? छोटे भाई अभी GNM कर रहे हैं और पढ़ रहा है वो, और एक छोटा और है वो 10th क्लास में पढ़ रहा है सर। तो BA में कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपके? सर मेरा BA में था ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर था और इंग्लिश लिटरेचर था। आप BA करने के बाद अध्यापक बनने की तरफ ही ज्यादा सोचता है, BEd करके अध्यापक बन जाए? सही। तो ये सोच आपके गांव में, आपके लोगों के बीच में, जहाँ आप उठते बैठते हैं उनके बीच में होगी, भाई छोरा अब तो मास्टर बन जा, या तो BEd करके मास्टर बन जा, तो क्या ऐसी सिचुएशन आपके सामने भी आई थी क्या? सर बहुत सारे लोग मुझे ये कहने वाले मिले कि भाई तुम्हारा परिस्थिति तो ये है, MBA का खर्चा 5 से 6 लाख के बीच में आता है, और तुम शायद वहां तक अगर नहीं पहुंचे तो इधर उधर फंस भी जाओगे। तो मैंने कहा था कि अगर मेरे अंदर वो एबिलिटी है तो मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। तो कभी कभी बहुत सारे जो BEd करवाने वाले लोग थे उन्होंने भी मुझे सलाह दी तू BEd कर ले, ताकि तुझे अगर गवर्नमेंट सर्विस भी ना मिले तो तू प्राइवेट स्तर पर बच्चों को पढ़ा करके या कोचिंग सेंटर वगैरह खोल करके तुम्हारे घर का जो है रोटेशन तुम चला सकते हो। ऐसा मुझे उन लोगों ने भी अच्छी सलाह दी थी, लेकिन मेरा लक्ष्य कुछ और ही था सर। जैसे आपने अपना लक्ष्य कुछ और बनाया, तो उसके लिए बहुत सी किताबें की भी जरूरत पड़ती है, और किताबें खरीदने के लिए भी पैसों की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी पोजीशन भी आपके सामने आई कि किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं रहे हो कभी? सर बहुत बार ऐसे प्रॉब्लम मेरे सामने आई कि जिस समय मुझे जरूरत थी उस समय पैसा नहीं मिलता था। बाकी तो कभी कभी तो आसपास वाले भी मुझे मदद कर देते थे। एक बार ऐसा प्रॉब्लम आया सर, 10th क्लास में पढ़ रहा था और उस समय पासबुक चल रहे थे, और हमारे टीचर ने बोला कि वो पासबुक लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि गाइड में सर इजी लैंग्वेज दिया हुआ रहता है, तो गाइड पढ़ने से समझ में भी अच्छा आ जाता है। लेकिन उस समय मेरे पास 50 रुपए भी नहीं है गाइड लेने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में मैं बड़ा पापा के पास गया और उनको बोला कि बड़े पापा आप मुझे 50 रुपए तो मुझे गाइड लेनी है। तो उन्होंने बोला क्या करेगा गाइड लेके, किताबें फ्री में मिलती है, गवर्नमेंट इतना मदद कर रही है आपको, फ्री में बुक दे रही है और आप पढ़ रहे, गाइड लेके क्या करेगा। मैंने कहा कि सर ने मंगाई है। तो उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने 50 रुपए दिए और मैंने दुकान से वो गाइड खरीदी और उस पर मैंने अध्ययन किया था। आप जैसे पढ़ने के लिए गांव से आते थे, कभी बांसवाड़ा में कमरा लेके रहने की भी नौबत आई क्या, कि बांसवाड़ा में कमरा लेके भी पढ़ाई की? हाँ सर, मुझे 2 साल ऐसा कुछ बांसवाड़ा रहा हूँ, मैं बांसवाड़ा में भी रहा हूँ, कालिका माता करके एरिया है वहाँ पर मैं रहा हूँ। तो वहाँ कैसा माहौल था पढ़ाई का? आपके बारे में लोग सोचते हैं कि लड़का बहुत पढ़ता है, आगे जाएगा, कुछ इस तरह के लोग भी आपको मिले हैं क्या? सही है सर, जहाँ हम रूम लेके रहते थे, 2 भाई रहते थे, जो मकान मालिक है वो ऊपर रहते थे और हमें नीचे का ग्राउंड फ्लोर दिया हुआ था। ग्राउंड फ्लोर मतलब मैं सोच रहा था कि मुझे सस्ते में सस्ता कमरा मिले, तो उन लोगों ने गाड़ियों को पार्किंग करने के लिए जो एक जगह बनाई थी, वहां पर साइड में एक रूम मुझे नीचे मिला था, तो मैं वहाँ उसके 400 रुपए दे रहा था और वहाँ रह रहे थे। तो ऐसे रह रहे थे हम
कि ऊपर वालों को पता भी नहीं चल रहा था। कभी कभी तो वो सोचते थे बच्चे है कि नहीं है यहाँ पर। और हर हमेशा हमारा काम था कि कुछ नया करने का। मैं जैसे कि इंग्लिश सीखने के लिए लोग करते हैं कि भाई हमें इंग्लिश नहीं आती है, हम कैसे इंग्लिश सीखें, वी हैव नो एनी आइडिया हाउ कैन वी लर्न इंग्लिश। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट में ने भी अच्छे अच्छे हमारे लिए जो ये फॉर्मूले निकाले कि आप टेंस पढ़ो, टेंस के माध्यम से आप बहुत अच्छी इंग्लिश, मैं भी मानता हूँ टेंस के माध्यम से हम इंग्लिश पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर हमें इंग्लिश सीखना है सर, टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो हमें उस चीज को बार बार इम्प्लीमेंट करना, हमारे दैनिक जीवन में उसको उपयोग करना है सर, तो डेफिनेटली हम इंग्लिश सीख सकते हैं। लेकिन दैनिक जीवन में तो आपको बहुत कम लोग मिले होंगे ना जो अंग्रेजी बोलते होंगे, तो आप कैसे ये कह रहे हो कि वो अंग्रेजी बोलना चाहिए? और मिले ही नहीं, बहुत सारे लोग, अब गांव के लोगों में इंग्लिश बोलना मतलब बहुत डिफिकल्ट बात हो जाती है। तो लोग पढ़ा लिखा तो नहीं, वहां पर पागल घोषित कर देते, साला क्या बोल रहा है ये, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, वागड़ी बोलना चाहिए, अपन वागड़ में रहते, ऐसी बात करते थे। लेकिन मेरा ये मानना था कि मेरी हैबिट कैसे बने इंग्लिश बोलने में। सबसे बड़ी बात है सर, अगर हैबिट अगर बन गई है तो इंग्लिश सीख सकते हैं हम। पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी चलता है, या आजकल मनोरंजन के बहुत से साधन थे, तो क्या आपको भी इस तरह की शौक थी क्या, जो जैसे सिनेमा हॉल में जाना, टीवी देखना, या और मोबाइल, मूवी, बहुत सी चीजें हैं जो आज के जमाने युवा लड़के बहुत सा समय इस तरफ भी खर्च करते हैं, तो आपको भी इस तरह का था क्या कुछ शौक? सर मैं छोटा था, बचपन से मुझे रेडियो सुनने का शौक है और मैं रेडियो बहुत ज्यादा टाइम देता था रेडियो सुनने के लिए। हमारे पापा जब हम छोटे छोटे थे तो एक छोटा सा रेडियो लाए थे, तो पापा तो लाए थे खाली समाचार सुनने के लिए, लेकिन हम तो समाचार के अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम सुन लेते थे। और विशेष करके जो हमारा ये आकाशवाणी का जो माही चैनल के प्रोग्राम सबसे ज्यादा सुनते थे हम। कभी कभी पापा हम पर क्रोधित हो जाते थे और गुस्सा करने लगते, पूरा दिन रेडियो पे बैठे रहते हो, क्या करते हो। कभी कभी गुस्सा होकर एक दो बार तो रेडियो भी हमारा बाहर खेत में फेंक दिया था, तो सारा उसका स्टूडेंट कलेक्ट करके लाया और वापस रखा। सर उस दिन मैंने पापा से ज्यादा ही हमारी हो गई, तो उस दिन मैंने पापा से बोला कि पापा आज मुझे रेडियो आप नहीं सुनने दे रहे हो, लेकिन मैं एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मैं रेडियो पर बोलूंगा और आपको सुनने का अवसर दूंगा सर। तो शायद आज वो मेरा यहाँ पर पूरा हो रहा है सर। आपकी काबिलियत है, आज आपका वो सपना आकाशवाणी का माही चैनल ही पूरा कर रहा है। सही है, थैंक यू सो मच सर। आपको खेलों की भी रुचि रही है क्या? सर मेरे को खेलों में रुचि है, लेकिन मुझे देखना पसंद है सर। मैं खुद खेलता नहीं, क्योंकि मैं फिजिकली रूप से बहुत वीक हूँ, इसलिए मुझे खेलना नहीं। तो भी छोटे छोटे थे, कबड्डियाँ वगैरह खेलते थे, तो लोग बाग मुझे ज्यादा हरा ही देते थे। मतलब खेल से ज्यादा पढ़ाई की तरफ आपकी रुचि रही है? पढ़ाई की तरफ। आप जब बीए कर रहे थे तो आपको कोई लेक्चरर, प्रोफेसर भी ऐसा मिला कि बेटा तू पढ़ने में बढ़िया है, आगे बढ़, तो कुछ इस तरह की प्रेरणा मिली है क्या? सर मुझे स्कूल लेवल पर जब हमारी प्रेयर होती थी सर, तो मुझे थोड़ा यूँ कहते हैं लोग कि तू बोलता अच्छा है, मुझे तो कंफर्म नहीं मैं अच्छा बोलता हूँ कैसा बोलता मुझे पता नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला था कि तू अगर अच्छा बोलता है तो तू गाना भी अच्छा गाता है। गाने के साथ में हमारी प्रेयर होती थी सर सुबह सुबह स्कूल में, तो मैं हारमोनियम बजाता था प्रेयर में। तो उन्होंने बोला था कि तू कॉलेज में जाकर के तू संगीत का जो सब्जेक्ट है तो वो लेना, तो ताकि उसके माध्यम से कहीं तुम्हारा फ्यूचर बन सकता है उसमें। लेकिन मुझे इस इंडस्ट्री में जाना पसंद नहीं था सर। मुझे शौक है, म्यूजिक सुनता हूँ मैं, छोटा मोटा थोड़ा बहुत गा भी लेता हूँ सर, लेकिन ये नहीं कि मुझे इस लाइन में जाना था। बांसवाड़ा के आदिवासी परिवार का लड़का मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA कर रहा है, एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शायद बांसवाड़ा में बहुत कम लोग होंगे आदिवासियों में जो MBA कर रहे होंगे। आप भी शायद किसी को जानते हो, इस तरह है या नहीं? तो सर हमारे साथ में, हमारे बांसवाड़ा में हम 3 में मिला करके 3 लोग हम गए थे। तो हमारा जो कॉलेज था, तो ऑल राजस्थान से हम 4 बच्चे थे वहाँ पर, 4 बच्चे रहे वहाँ पर, और वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने हर हमेशा मेरी सहायता और मदद करी, मैं उनका भी शुक्रगुजार करता हूँ। क्योंकि वहाँ पर सर जब मैं MBA करने गया तो सर बहुत बड़ी मेरे सामने एक रुकावट आई थी, क्योंकि जो हमारा कॉलेज था वो तेलंगाना में था, और आपको तो पता है सर साउथ में अगर हिंदी बोलेंगे तो हिंदी तो लोग जानते ही नहीं है वहाँ पर। और
हिंदी नहीं जानते हैं और हिंदी बोलने वाले को ज्यादा वो वर्चस्व भी नहीं देते हैं कि समझने की कोशिश करेंगे, ऐसी भी बात नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में सर मुझे बहुत दुख होता था, काश आज मेरे को परफेक्ट अगर इंग्लिश आती ना तो मैं इन लोगों के साथ ऐसी बातें करता। मेरे दोस्तों ने भी मुझे बहुत इंकरेज करा उस चीज में, उन्होंने मदद करी। और सर तेलुगु बोलते थे वो लोग, तो तेलुगु मुझे समझ में नहीं आ रही थी, और इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज थी। और ये जो MBA की अगर बात करें तो अपना इंडियन इंग्लिश है और फॉरेन इंग्लिश में रात दिन का फर्क हो जाता है सर। तो फॉरेन इंग्लिश में सर क्या होता है कि ये लोग बोलते हैं, उनका हम लिसनिंग स्किल अगर अच्छी है तो ही हम समझ सकते हैं, और भारतीय अगर इंग्लिश बोलेगा तो हम आसानी से समझ जाएंगे। बाहर से सर हमारे इंटरनेशनल क्लासेस लेने के लिए प्रोफेसर आते थे, जिसमें मैं नाम लेना चाहूंगा। हमारा जो MBA जो करवा रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर डेविड गुडनाइट, जो USA से है। इसके बाद में डॉक्टर रॉबर्ट मैकेना है, वो भी USA से है। इन लोगों ने भी मुझे अच्छी सलाह दी, क्योंकि उनके साथ मेरा पर्सनली मिलना भी हुआ। उन्होंने ये भी बोला कि आप अगर इतने गरीब परिवार से उठ करके यहाँ तक आए हैं, हम ये कामना करते हैं कि आप आगे तक पहुंच जाओगे। तो आपको MBA में एडमिशन इस कॉलेज में किसके माध्यम से मिला, कैसे आपको ये कॉलेज अलर्ट हुई, क्या आपने कौन सा अचीवमेंट किया? सर मेरा ये लक्ष्य था कि मैं लोगों को हैंडल करूं, लोगों को जा करके मेरी बातों को समझाऊं, तो मेरा ये गोल था। तो हमारे सर है यहाँ से बागीडोरा से, सर अगोरिया करके गांव है, वहाँ से एक सर है, तो उनका वहाँ कॉन्टैक्ट था, फ्रेंड रहते हैं। तो उन्होंने बोला था भाई हमारे पास एक बच्चा है, लेकिन उसमें पढ़ने की इच्छा है और वो पढ़ना भी चाहता, लेकिन उसका घर का पोजीशन बहुत खराब है, जिसकी वजह से वो इसका फाइनेंशियली अगर कोई डोनेट या स्पॉन्सर अगर कोई बन जाता तो ये बच्चा बहुत आगे तक पहुंच सकता है। ऐसा करके उन्होंने बात करी। तो उन्होंने फिर मेरे पास रिप्लाई आया कि भाई तुम MBA करने जा सकते हो। तो मेरे को तो MBA के बारे में कुछ भी पता नहीं था सर। तो उन्होंने बोला कि ये एक मैनेजमेंट कोर्स है, और मैनेजमेंट कोर्स ये है कि अपना SC हमारा वागड़ क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बहुत कम भाई लोग हैं जो वहां तक पहुंच रहे हैं। अगर आप चाहो तो आप वो कॉलेज अटेंड करोगे, तो कुछ भी अगर प्रॉब्लम आई तो मैं आपका उसमें मदद करूंगा, ऐसा उन्होंने बोला। और उन्होंने मुझे वहां तक भेजा। कौन सी कॉलेज है, क्या नाम है कॉलेज? सर हमारे कॉलेज का नाम है इमानुएल बिजनेस स्कूल, और जो एफिलिएट है ये जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद से सर, जो भारत का टेक्निकल यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है सर। जब आप MBA कर रहे थे तो वहाँ बहुत अच्छे लोग भी आए, उनके बीच में आप कैसे फील कर रहे थे अपने आप को? सर सबसे पहले तो मैं बात करूँ तो यहाँ पर तो वागड़ी बोल के गए थे। तो हमारे जो चेयरमैन सर है, जो वहाँ के शाम का समय था, और जैसे ही मैं घूमने के लिए निकला तो सर को जैसे ही मैंने देखा तो पहले तो घबरा गया। मैंने कहा क्या बोलना रहा, तो शाम के समय में मैंने उनको गुड मॉर्निंग बोल दिया। तो जैसे ही मैंने गुड मॉर्निंग बोल दिया तो उन्होंने मुझे पकड़ा और पकड़ करके बोला, रिपीट नहीं किया, और उन्होंने बोला कि गुड इवनिंग, यू आर फ्रॉम? मैंने कहा सर आई एम फ्रॉम राजस्थान। ओह वेरी नाइस, तो आप अच्छा पढ़ रहे हैं यहाँ पर? उन्होंने ऐसा मेरे को मतलब मैं आपको ट्रांसलेट करके बताया, अच्छा आप पढ़ रहे हो? मैंने कहा सर मैं यहाँ पर पढ़ने में संतुष्ट हूँ और पढ़ रहा हूँ। अच्छा, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने का सुनहरा मौका, जिसमें इच्छुक विद्यार्थी विभिन्न पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभी आपने कमल कुमार मैडा की श्री महेंद्र कुमार मीणा से बातचीत सुनी, और अब सुनते हैं कुछ संदेश। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने का सुनहरा मौका, जिसमें इच्छुक विद्यार्थी विभिन्न पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें कब तक आवेदन कर सकते हैं? इसमें प्रवेश लेने की अंतिम तिथि प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों के लिए 15 जुलाई तथा अन्य पाठ्यक्रमों के लिए 30 जुलाई 2019 निर्धारित की गई है। इसमें शुल्क में किसी प्रकार की छूट है क्या? हाँ, क्यों नहीं। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु पूर्णतः निःशुल्क है। अधिक जानकारी के लिए इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in या इग्नू के निकटवर्ती अध्ययन केंद्रों पर संपर्क करें। नमस्ते, मैं हूँ सलमान खान। क्या हाल है? सब ठीक है? चलो इसे और बढ़िया बनाते हैं। तो जरा वॉल्यूम बढ़ा लो, आप ही के मतलब की बात है।
अब अच्छा पढ़ने वालों को मिलने जा रहा है जीतने का एक बड़ा मौका। दैनिक भास्कर लाया है करोड़ों के दमदार, शानदार और धमाकेदार पुरस्कार। पेश है दैनिक भास्कर जीतो 21 करोड़, जहां आपको मिल सकता है 50 लाख का सोना और अन्य लाखों के इनाम, साथ ही निश्चित उपहार। करना क्या है, बस अच्छा पढ़ो और जीतो इन करोड़। बताओ। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने का सुनहरा मौका, जिसमें इच्छुक विद्यार्थी विभिन्न पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें कब तक आवेदन कर सकते हैं? इसमें प्रवेश लेने की अंतिम तिथि प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों के लिए 15 जुलाई तथा अन्य पाठ्यक्रमों के लिए 30 जुलाई 2019 निर्धारित की गई है। इसमें शुल्क में किसी प्रकार की छूट है क्या? हाँ, क्यों नहीं। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु पूर्णतः निःशुल्क है। अधिक जानकारी के लिए इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in या इग्नू के निकटवर्ती अध्ययन केंद्रों पर संपर्क करें। नमस्ते, मैं हूँ सलमान खान। क्या हाल है, सब ठीक है? चलो इसे और बढ़िया बनाते हैं। तो जरा वॉल्यूम बढ़ा लो, आप ही के मतलब की बात है। अब अच्छा पढ़ने वालों को मिलने जा रहा है जीतने का एक बड़ा मौका। दैनिक भास्कर लाया है करोड़ों के दमदार, शानदार और धमाकेदार पुरस्कार। पेश है दैनिक भास्कर जीतो 21 करोड़, जहां आपको मिल सकता है 50 लाख का सोना और अन्य लाखों के इनाम, साथ ही निश्चित उपहार। करना क्या है, बस अच्छा पढ़ो और जीतो इन करोड़। बताओ। नमस्ते, मैं हूँ सलमान खान। क्या नमस्ते, मैं हूँ सलमान। आज मैंने गुड मॉर्निंग बोल दिया तो उन्होंने मुझे पकड़ा और सलमान खान, क्या हाल है, सब ठीक है? चलो इसे और बढ़िया बनाते हैं। तो जरा वॉल्यूम बढ़ा लो, आप ही के मतलब की बात है। अब अच्छा पढ़ने वालों को मिलने जा रहा है जीतने का एक बड़ा मौका। दैनिक भास्कर लाया है करोड़ों के दमदार, शानदार और धमाकेदार पुरस्कार। पेश है दैनिक भास्कर जीतो 21 करोड़, जहां आपको मिल सकता है 50 लाख का सोना और अन्य लाखों के इनाम, साथ ही निश्चित उपहार। करना क्या है, बस अच्छा पढ़ो और जीतो इन करोड़। बताओ। दोस्तों, गलतियां हर किसी से होती है, लेकिन उन गलतियों के कारण अगर आप हार मानकर बैठ जाते हैं तो कुछ हासिल नहीं कर पाते। आगे बढ़ने के लिए गलतियों से सबक लेना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, हर एक गलती एक नई बात सिखाती है। महसूस करने या सीखने की हमारे अंदर काबिलियत होनी चाहिए। अगर हम किसी कार्य को करते हैं, उस वक्त अगर गलती हो जाए तो हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि अगली बार वह गलती नहीं हो। किसी भी पुरानी गलती को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। कभी कभी हम या हमारे साथी गलती करते हैं। पुरानी गलती को मन में रखकर आगे के कार्य करते वक्त उनके मन में यह खौफ उत्पन्न रहता है कि हमसे कोई गलती नहीं हो जाए, और इस खौफ के कारण वह आगे कार्य करने में डरते हैं, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेने से घबराते हैं। परंतु सच्चाई यही है कि गलतियां उनसे ही होती है जो काम करते हैं। दोस्तों, बातें और भी करेंगे, लेकिन इससे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।